अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषिमणि या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 12। हरी ने उसे काउच पर गिरा दिया। वो अब भी मज़ाहमत कर रही थी, मगर एक मरहले पर अचानक ही उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई। इसलिए नहीं कि उसमें जान नहीं रही थी, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में हरी की तलब जाग उठी थी। वो आज तक अपनी उस कमज़ोरी पर खुद से शर्मिंदा थी। तूफ़ान गुजर गया, जज्बे सर्द पड़ गए, तो वो बैठी सोचती रही कि वो खुद भी तो कम नहीं। हरी की तरह वो भी जानवरों से भी बदतर है। अब हरी खड़ा उसे देख रहा था। उसके लबों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वो रोने लगी। जानती थी कि उसने खुद को कमज़ोर और बेबस साबित कर दिया है। अब हरी कदम कदम पर उसकी तौहीन व तज़लील करता रहेगा। वो जान गया है कि वो उसे नहीं छोड़ सकती, उसके बगैर नहीं रह सकती। वो नशे में था और एहसास फ़तह ने उसके नशे को और महमीज़ कर दिया था। उसने अपने जाम में मज़ीद शराब उंडेली और एक ही घूंट में हलक से उतार गया। उसी लम्हे उसे झील में तैराकी का ख्याल सूझा। झील वो पहले भी कई बार अबूर कर चुका था। आशा ने कमज़ोर लहजे में उसे रोकने की कोशिश की, समझाया कि पानी बहुत ठंडा होगा, मगर वो उसका मजाक उड़ाता, कह के लगाता कॉटेज से निकल गया। वो कुछ देर काउच पर लेटी रही। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। फिर वो हरी के बारे में परेशान होने लगी। वो नशे में था और वो जानती थी कि सितंबर के आखिर में झील का पानी कितना ठंडा होता है। अगरचे हरी बहुत अच्छा तैराक था, लेकिन नशे की कैफियत में वो हमाकत कर रहा था। उसने कपड़े पहने, कोट पहना और कॉटेज से निकली। झील के किनारे उसकी बोट खड़ी थी। उसने बोट स्टार्ट की और उसे झील में ले गई। कुछ देर तक वो उसे तलाश ही ना कर सकी। आखिरकार वो उसे नज़र आ ही गया। वो बोट उसके करीब ले गई। उसने देखा वो थक कर चूर चूर हो चुका था। फिर उनमें जो गुफ्तगू हुई उसका एक एक लफ्ज़ उसे आज भी याद था। आशा, हरी ने कहा, मैंने उस वक्त जो कुछ कहा उससे मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। वो सर्द निगाहों से उसे देखती रही, फिर बोली, बोट में आ जाओ। मुझे अफसोस है आशा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ तुम पहले भी कई बार शर्मिंदा हो चुके हो। मैं नशे में था, नहीं जानता था कि क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ उस तर्ज अमल की वजह से मुझे खुद से नफ़रत महसूस हो रही है। आशा ने गौर से उसे देखा। वो सच के लहजे में झूठ बोल रहा था। अब वो उसके लहजे को खूब पहचान गई थी। मुझे तुमसे मोहब्बत है आशा, मैं जानती हूँ, वो बोली। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम कभी इस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, बस उस पर काबिज था, किसी बदरू की तरह। वो जानती थी ऐसा फिर होगा और होता रहेगा। वो महज एक जिस्म थी, इसलिए जिसे खुशी के हसूल के लिए वो जब चाहता खिलौने की तरह इस्तेमाल करता। जिस रोज़ उसका दिल उस जिस्म से भर गया, वो उसे कूड़े के ढेर पर फेंक देगा। वो उसकी मरम्मत करता रहेगा। उसकी ज़िंदगी में रजनी जैसी अनगिनत औरतें आएंगी। वो उसी तरह उसकी तजलील करता रहेगा। उन ज़िल्लतों के बावजूद वो कभी उसको छोड़ नहीं सकेगी, इसलिए कि वो अपनी ख्वाहिशों के हवाले से उसकी ग़ुलाम बन चुकी है।
یہ تصور ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جھیل پر پھیلی ہوئی اس رات کے پردے پر اس نے اپنی آئندہ زندگی کی پوری فلم دیکھ لی۔ وہ جان گئی کہ جب تک ہری زندہ ہے وہ اپنی خواہشات کے اور ہری کے چنگل سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ اس کی بچت کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ ہری مر جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ پانی میں تھا، سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے اچانک ہی چپو اٹھایا اور پے در پہ اس پر وار کرتی چلی گئی۔ اسے ہری کی آنکھیں اور ان آنکھوں کا تاثر آج بھی یاد تھا۔ وہ چلایا، نہیں آشا نہیں، بھگوان کے لیے، اور اس نے بوٹ کا کنارہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر آشا نے اس کی انگلیوں پر پوری قوت سے چپو دے مارا۔ اس نے کنارہ چھوڑ دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں استجاب لہریں لیتا نظر آیا، پھر وہ پانی میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے بعد آج تک مارٹینی اور وسکی کے ہر جام میں اسے ہری کی استجاب بھری آنکھیں نظر آتی رہیں۔ اس نے پولیس کو مطلع کیا کہ 2 روز بعد ہری کی پھولی ہوئی لاش پانی سے نکال لی گئی۔ شناخت اسی نے کی۔ کئی دن اس کی طبیعت خراب رہی، اسے الٹیاں لگی رہیں۔ ہری کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، جریان خون کی یا کسی اور طرح کی کوئی علامت نہیں تھی، البتہ انگلیاں چھیلی ہوئی تھی۔ پولیس اس سلسلے میں سوچ کر الجھتی رہی۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچی، کسی چٹان سے رگڑ کے نتیجے میں انگلیاں چھلی ہوں گی۔ الموڑ بینک کے چیئرمین کی بیٹی پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا، جس نے خود اس حادثے کی امکان کی نشاندہی کی تھی، چنانچہ وہ ایک حادثہ قرار پایا۔ اس واقعے کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، لیکن وہ کچھ بھی تو نہیں بھول پائی تھی۔ بھولنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ بھی محض ذرا سی دیر کے لیے بھولنے کا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی اسے جام کی طلب ہونے لگی۔ کچھ دیر وہ اپنی اس خواہش سے لڑتی رہی، پھر بستر سے اٹھی۔ اس نے پورے گھر کا ایک چکر لگایا، پھر وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ اس نے بے مقصد درازیں کھولیں اور بند کیں، دیوار پر آویزاں تصویروں کو سیدھا کرنے کے بہانے چھیڑتی رہی۔ آخر کار وہ بوتل کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے لیے جام بنایا اور یوں حلق میں انڈیلا جیسے برسوں کی پیاسی ہو۔ اس کے جسم میں جیسے حوصلے کی روسی دوڑ گئی ہو۔ اس نے بوتل اٹھائی اور اسے گھورتی رہی۔ اسے بوتل پر پیار آ رہا تھا۔ میری جان، تم کیسے، کتنی آسانی سے مجھے چھپا لیتی ہو، پناہ دیتی ہو، وہ بڑبڑائی۔ اس نے ایک اور جام بنایا۔ دیوار پر آویزاں اس کے جہانی پتی کی تصویر اسے گھور رہی تھی۔ اس نے تصویر کو دیکھ کر جام بلند کیا۔ پتی دیو، وہ بڑبڑائی، تم نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فلم دیکھ کر نکلے تو آسمان پر پورا چاند اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ وہ سنجوگتا کی کار کی طرف بڑھے۔ ایک بات کہوں، سنجوگتا بولی۔ کہو۔ اتنی خوبصورت رات ہے، گھر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے سنجوگتا کے بالوں کو چھیڑا تو وہ ظفر کے چہرے پر بکھر گئے۔ اس کے جسم اور پرفیوم کی ملی جلی مہک ظفر کو دیوانہ کیے دے رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ خوب ڈرائیو کریں۔ کہاں ہے میری ایک پسندیدہ جگہ؟ کہاں ہے؟ پوچھو مت، تم بس ڈرائیور کرتے رہو۔ ظفر اس کی ہدایت کے مطابق ڈرائیو کرتا رہا۔ گاڑی چھوٹی سڑکوں پر سے گزرتی رہی۔ پھر سنجوگتا نے کار اونچے گھنے اور درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ کی طرف موڑ دی۔ ظفر نے کن آنکھوں سے سنجوگتا کو دیکھا۔ اس کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا ہوا تھا، آنکھیں منڈی ہوئی تھی۔ ہوا اس کے بالوں سے چھیڑ خانی کر رہی تھی اور مدھم سروں میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ یہ سب کچھ بے حد جانا پہچانا تھا۔ وہ سڑک، وہ درخت، بس درمیان میں ایک طویل عرصہ حائل تھا۔ اس کا نام بدل گیا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کوئی اور تھی۔ یہ لڑکی سنجوگتا تھی۔ سنجوگتا، ہری کرشن۔ وہ ابھی تک اس کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اسے کیا سمجھے۔ اس کے ذہن میں مختلف متضاد خیالات گڈ مڈ تھے، اس لیے اس نے حوصلہ افزائی ہونے کے باوجود اب تک اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے رویے نے سنجوگتا کو بھی الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کوئی نوخیز لڑکی نہیں تھی، 32 سال کی تھی، ازدواجی زندگی کا تلخ ہی صحیح ذائقہ چکھ چکی تھی۔
ये भी तय था कि वो इब्तदा ही से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। ऐसे में उसके रवैये पर उलझन में पड़ना कुदरती बात थी। वो उसे कैसे समझाता, क्या कहता? संजोगता, मैं तुमसे इसलिए गुरेजा हूं कि एक ज़माने में तुम्हारा बाप रहा हूं। इन सोचों के बावजूद रह रहकर उसे फ्राइड की बाप बेटी के तल्लुकात वाली थ्योरी याद आ गई। वो खुद से बहस करता, संजोगता एक और जिस्म की शाख है, उसके अपने जिस्म की नहीं। वो हरी कृष्ण की बेटी है, ज़फ़र अल-इस्लाम की नहीं। हरी कृष्ण की चिता भी जल चुकी, उसकी राख बरसों पहले उड़ाई जा चुकी। वो खुद को याद दिलाता कि ये एक बिल्कुल नई जिंदगी है। कार घने दरख्तों के झुंड से निकली तो एक सरसब्ज़ ढलवानी रास्ता सामने आ गया। उसके अतराफ में दरख्त थे। एक बुलंदो वाला चट्टानी छज्जे तक जाना था, जहां से वादी का खूबसूरत मंजर नजर आता था। दरिया एक चमकदार बन की तरह लग रहा था। मैं पिछली जिंदगी में यहाँ भी आ चुका हूँ, उसके जहन में ख्याल आया। वो कार से उतरे और चट्टानी छज्जे की तरफ बढ़ गए। वहाँ एक पत्थर पर बैठकर वो नीचे वादी का मंजर देखते रहे। देर तक खामोशी रही। फिर संजोगता ने पूछा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, ज़फ़र ने जवाब दिया। माता जी बताती हैं कि शादी से पहले पिताजी उन्हें अक्सर यहाँ लाते थे। मेरा ख्याल है यहीं उन्होंने माता जी से शादी की बात की थी। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। अचानक संजोगता ने ज़फ़र की तरफ सर घुमाया। उसके नीम व होंठों और मस्त आंखों में बुलावे थे। चलो होटल चले। ज़फ़र ने लरज़ीदा आवाज़ में कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। वो उठकर एक करीबी दरख्त के साए में चले गए, जहां घास का फर्श बिछा हुआ था। वो उसे घर छोड़ने गया तो संजोगता उसे जिद करके अंदर ले गई। मैं तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। वो अंदर दाखिल हुए तो ड्राइंग रूम में आशा नजर आई। वो काउच पर बिखरी हुई थी, नशे में चूर। उसका सर काउच से लटका हुआ था और तकरीबन फर्श को छू रहा था। फर्श पर शराब की 2 खाली बोतलें और एक गिलास लटका हुआ था। संजोगता जल्दी से माँ की तरफ लपकी। आशा की पोजीशन ऐसी थी कि ज़फ़र नजरें चुरा रहा था। संजोगता मुज़फ़्फ़र की तरफ बढ़ी, मुड़ी तो उसका चेहरा जर्द हो रहा था। सॉरी ज़फ़र कि तुमने माता जी को इस हाल में देखा, लेकिन ये तो होना ही था। उसका लहजा तलख हो गया। माता जी की ड्रिंक की आदत नाकाबिले इलाज हो चुकी है। मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर। अफसोस की ज़रूरत नहीं, मैं तो आदी हो चुकी हूँ इसकी। अब वो आशा को झंझोड़ रही थी। उठो माता जी, ये मैं हूँ संजोगता। आशा की आंखें खुली। वो धुंधलाई हुई निगाहों से संजोगता को देखती रही। फिर उसने ज़हरी लब मनमनाते हुए उठने की कोशिश की, मगर गिर गई। ज़फ़र ने बढ़कर उसे सहारा दिया। मैं ऊपर पहुंचा दूं इन्हें, उसने कहा। नहीं, मैं औला को बुलाती हूं, संजोगता ने कहा और दौड़कर ऊपर चली गई। ज़फ़र खामोशी से आशा को देखता रहा और उस पर तरस आ रहा था। अपने अंदर अजीब से खालीपन का एहसास हो रहा था। उसने खुद को याद दिलाया कि ये वो औरत है जिसने पिछले जन्म में उसे बेदर्दी से कत्ल किया था, मगर जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो अपने उस नए जन्म से, नई जिंदगी से खुश था। हरी कृष्ण मर चुका था। आशा और ज़फ़र का हिसाब बराबर हो चुका था। आशा ने उसने अपना पुराना जीवन छीना था, तो नए जीवन में उसे एक खूबसूरत तोहफा भी दिया था, संजोगता। अब इस बात की कोई अहमियत नहीं थी कि आशा ने हरी कृष्ण से जीवन क्यों छीना था। वो अंदाज़ा लगा सकता था। वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार था। वो सब कुछ भूलकर अपने उस नए जीवन में मगन हो जाना चाहता था। अब वो सोच रहा था कि अपनी पिछली ज़िंदगी से बेखबरी ही अच्छी हुई। आवागोन के मानने वालों का कहना था कि पिछले जन्म के मतलब जानने से मौजूदा ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई मिलती है कि वो कैसे गुजारी जाए। लेकिन ज़फ़र का ख्याल था कि कुछ याद ना रहना, कुछ मालूम ना होना ज़्यादा बेहतर है। अगर ये पता चले कि पिछले जन्म में आप अच्छे आदमी नहीं, चोर थे, डाकू थे, लफंगे थे, तो इससे आपको क्या फ़ायदा पहुंचेगा? उल्टा सदमा होगा। मौजूदा ज़िंदगी पर और जहन पर मनफी असरात मरतब होंगे। मसलन अब उसे पता चल गया था कि पिछले जन्म में वो हरी कृष्ण था, लेकिन उसे अपना हरी कृष्ण वाला रूप अच्छा नहीं लगा। अब उसका फ़ायदा बस इतना इल्म होना काफ़ी है कि मरने के बाद आपको एक नया जीवन मिलेगा। उसे कदीम यूनानियों का आइडिया अच्छा लगा। वो कहते थे कि देवता पैदाइश से पहले तुम्हें रूहों को भुलावे के जरिए दरिया में गोता देते हैं
ताकि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाएं। पिछली ज़िंदगी की ज़हनी और जिस्मानी अज़ियतें और अजाब मौजूदा ज़िंदगी में उठाए जाएं तो नई ज़िंदगी का फ़ायदा, क्योंकि ये दर्द सरी मूल ले आदमी। आशा के जिस्म में जुम्बश हुई। उसने एक लम्हे को आंखें खोली, उसे घूरती रही, लेकिन वो उसे पहचानी नहीं। उसकी निगाहों में धुंधलाहट थी। फिर उसने दोबारा आंखें मूंद ली। इतनी देर में संजोगता औला के साथ नीचे आ गई थी। औला की आंखों में नींद थी, मगर वो आशा को इस हाल में देखकर हैरान नहीं थी। उसने संजोगता के साथ मिलकर आशा को खड़ा किया। सुनो, मैं अब चलता हूँ, जफर ने संजोगता से कहा। नहीं प्लीज़ जफर, तुम रुक जाओ, मैं अभी वापस आती हूँ। कुछ देर बाद वो नीचे आई और उसने काफ़ी बनाई। वो बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। मेरा ख्याल है पिताजी की मौत के बाद माताजी को ये लत पड़ गई थी, संजोगता ने कहा। यकीन से नहीं कह सकती, क्योंकि उस वक़्त मैं बच्ची थी, लेकिन होश संभालने के बाद मैंने यही देखा। वो पूरा दिन पीती रहती थीं, बेहाल हो जाती थीं, होश में होती तो फिर दुखी हो जाती। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे डर था कि कहीं माताजी भी ना मर जाएं। मैंने अपनी सहेलियों को कभी अपने घर नहीं बुलाया। माताजी ने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। ना कपड़े बदलती, ना नहाती, बाल उलझे रहते। घंटों बैठी पिताजी की तस्वीरों को देखती रहती। आखिरकार हमें उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। माहिरीन नफ्सियात से मदद लेना पड़ी। मैं माताजी का मसला समझती थी। उनकी ज़िंदगी में पिताजी का भूत दाखिल हो गया था और वो उसे बोतल में डलबोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। माताजी के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मैं कभी ना समझ सकी। दुनिया में आए दिन औरतें बेवा होती रहती हैं। मैं खुद हुई हूँ। कोई किसी के लिए जीते जी नहीं मरता। औरतें दूसरी शादी भी कर लेती हैं, लेकिन मेरी माँ ने ना जाने क्यों दूसरी औरतों से मुख्तलिफ निकली। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत अजियतनाक रही और अब भी है। वो बताती रही। आशा अस्पताल से वापस आई तो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। संजोगता और औला उसकी देखभाल करती थी। महीनों उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, मगर फिर अचानक एक रोज़ वो गायब हो गई। मैं उन दिनों बम्बई में थी, संजोगता ने बताया। इतला मिलते ही मैं यहाँ पहुँची। माताजी एक सड़े भुसे होटल में मिली। वो भूख से नडाल हो रही थी। कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि इतने दिन वो कहाँ रहीं और क्या करती रहीं। मेरा पति मर चुका था, चुनाचा मैंने बम्बई छोड़ा और मुस्तकिल तौर पर यहाँ आ गई। माताजी को एक और अस्पताल में दाखिल कराया गया। हर तरह का इलाज हुआ। वो अस्पताल से बिल्कुल ठीक होकर निकली, मगर कुछ अरसे के बाद एक रात फिर उन्होंने खूब पी। उसके बाद हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पिछले चंद बरसों में ये बहुत बेहतर हो गई। साल में 2-1 बार कुछ दिन, फिर वही कैफियत हो जाती है। इसके अलावा ये नॉर्मल रहती हैं। बस यूं ही चल रहा है ये सिलसिला। वो खामोश हो गई। जफर अपने होटल पहुंचा तो डॉक्टर मोहन का पैगाम मिला। रिंग बैक उसने पैगाम को तोड़ मरोड़ कर कचरे की टोकरी में फेंक दिया। अभी वो डॉक्टर मोहन की मदाखलत कबूल नहीं कर सकता था। गांधी हाल में मोहम्मद रफ़ी का प्रोग्राम हो रहा था। जफर के साथ आशा और संजोगता भी गई थी। जफर ने कार पार्किंग में खड़ी की और दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को उतरने में मदद दी। जफर आशा को देखकर हैरान हो रहा था। वो बहुत पुरसकून और खुशो खरम लग रही थी। आंखें चमक रही थी। अपने उम्र के बावजूद वो बेहद खूबसूरत और बावकार लग रही थी। उसका अंदाज शाहाना था। अब वो सोच रहा था कि संजोगता ने दुरुस्त कहा था। आशा ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। खुद से बेनियाज हो गई थी, वरना अब भी वो बहुत अच्छी लगती थी। वहाँ खासा हजूम था। रास्ते में बेशुमार लोगों ने आशा की मजाज पुरसी की। उनके अंदाजे से पता चलता था कि वो उसे देखकर खुश हुई हैं। हे भगवान, उन लोगों से तो मिले हुए बरसों हो गए मुझे, आशा बड़बड़ाई। इसमें उन लोगों का नहीं, आपका कसूर है, संजोगता ने कहा। आपने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है। हाँ वाकई, अब निकला करूंगी। वो भीड़ में जगह बनाते दरवाजे की तरफ बढ़ते रहे। जफर उन दोनों के दरमियान था। जगमगाती रोशनियों में संजोगता का हुस्न क़यामत ढा रहा था। गेट कीपर ने उन्हें उनकी नशिस्तों तक पहुंचा दिया।
साजिंदे स्टेज पर आ चुके थे और मुख्तलिफ साजीने बजा रहे थे। मोहम्मद रफ़ी को कुछ देर बाद आना था। रफ़ी के प्रोग्राम में किसी और गुलकार को गाने की हिम्मत करना मुमकिन ही नहीं था। सब लोग सिर्फ रफ़ी को सुनने आए थे। चुनाचा साजिने चलते रहे। जफ़र ने पुष्टगाह पर सर टिकाया और आंखें मूंद लीं। साजों की लय उसे अपनी रूह में उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसका जहन समुंदर में नाव की तरह डोल रहा था। वहां बैठकर खुद को ढीला छोड़ देना उसे बहुत खुशगवार लग रहा था। उसकी निगाहों में मुख्तलिफ अक्स तैरने लगे। नाम, चेहरे, लफ्ज़, डॉक्टर मोहन, ज्ञानचंद, बालका और झील, चांद, ठंडा पानी, तेज सर्द हवा, वो बेआवाज़ बुलंद। झील के पार साइन बोर्ड चमक रहा था। वो पानी में तैर रहा था। वो थक गया था। आशा बोट लेकर आ गई। वो उस रही थी और वो उसे दूर कोई आवाज़ पुकार रही थी। ये एक औरत की आवाज़ थी। उसका नाम, लेकिन नहीं, वो उसका नाम तो नहीं था। ज़फ़र, ज़फ़र। आवाज़ अब करीब से आती महसूस हुई। वो सोच रहा था कि ज़फ़र, ये ज़फ़र कौन है? ज़फ़र, भगवान के लिए जाग जाओ, आंखें खोलो ज़फ़र। उसने आंखें खोली। बराबर बैठी हुई संजोगता उसे झंझोड़ रही थी। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। आंखें खौफ से फैल गई थी। क्या हुआ? क्या बात है? उसने घबरा कर पूछा। तुम सोते में बातें कर रहे थे, चीख रहे थे। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। उसे सेट से उठकर हाल के दरवाजे की तरफ तकरीबन भागती हुई आशा की झलक दिखाई दी। पूरे हाल में शोर मचा हुआ था। लोग अपनी सीटों से उठ कर उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस था। और स्टेज पर साजिंदे मुश्तल मज़ाज से अपना काम करने की नाकाम कोशिश में किसी मकबूल गाने की धुन का बेड़ा गर्क कर रहे थे। आइए, इस तरफ आइए, कोई सख्त लहजे में कह रहा था। ज़फ़र ने आवाज़ की सिमत देखा। वो गेट कीपर था। उनके अंदाज में बरहमी थी और उसे ही बुला रहे थे। वह संजोगता के साथ उठा और बैठे हुए लोगों के घुटनों से बचता बचाता दरमियानी दरवाजे की तरफ चला। कुछ लोग ज़हरी लब उसे बुरा भला कह रहे थे। वो दरमियानी रास्ते पर पहुंचा तो गेट कीपरों ने सख्ती से उसका एक एक बाजू थाम लिया। वो उन दोनों के दरमियान था। बाहर चलें, एक गेट कीपर ने कहा। वो दरवाजे की तरफ चलते रहे। संजोगता उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसे सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिली। उस वक़्त वो हाल में मौजूद हर शख्स की निगाहों का मरकज़ था। लोग सर घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। बाहर निकल कर संजोगता ने आशा के बारे में दराफत किया। सबज साड़ी पहने एक श्रीमती भागती हुई अंदर से निकली थी। दरवाजे पर खड़े गेट कीपर ने बताया। उन्होंने टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चली गई। बाहर भी उनके गिर्द लोगों का मजमा लग गया था। उनमें एक अखबारी नुमाइंदा और एक पुलिस वाला भी था। ज़फ़र नीम बेहोशी की सी कैफियत में उनकी बातें सुनता। कोई कह रहा था कि इन साहब पर एक पब्लिक प्लेस पर डिस्टर्बेंस का इल्ज़ाम लगना चाहिए। संजोता लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। ज़फ़र के बारे में आम तासुर ये था कि वह नशे में है। संजोगता वजाहत कर रही थी कि बात सिर्फ इतनी सी है कि यह सोते में बोलने की आदी हैं। उसका अपना जहन आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था। उसने लोगों से माजरत की। उन्हें बताया कि वह सो गया था और कोई डरावना ख्वाब देख रहा था। उसे तो इल्म भी नहीं हुआ कि वह संजोगता के साथ बाहर निकल आया। वो एक फवारे की मंडेर पर जा बैठे। आई एम सॉरी, ज़फ़र ने आहिस्ता से कहा। ज़फ़र, तुम्हें हुआ क्या गया था? मालूम नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। संजोगता का जिस्म होले होले लर्जने लगा। वो तुम्हारी आवाज़ हरगिज़ नहीं थी। कुछ देर बाद वो बोली। वो किसी और आदमी की आवाज़ थी। मुझे बहुत खौफनाक लगा वो सब। तुम मिनमना रहे थे, कुछ कहने और कोई नारवा हरकत करने के सिलसिले में माजरत कर रहे थे। फिर तुमने अचानक माता जी का नाम लिया। माता जी का नाम? हाँ, तुमने उनका नाम लेकर कहा कि तुम शर्मिंदा हो और जो कुछ तुमने कहा उनके साथ किया, उसकी वजह से तुम्हें खुद से नफरत महसूस हो रही है। फिर तुमने कहा, आशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर तुम अचानक ही चीखने लगे, नहीं आशा, भगवान के लिए नहीं। और वो तुम्हारी आवाज़ हरगिज़ नहीं थी। पूरा हाल हमें देख रहा था। अच्छा, और यही नहीं, माता जी भी तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम कोई भूत हो। फिर वो भी चीखने लगी, हरी हरी। संजोगता वो कहते कहते रुक गई और उसे घूरने लगी। माता जी ने ऐसा क्यों किया?
मुझे क्या मालूम, उसने मजबूरन झूठ बोला, हालांकि वो जानता था। यकीन करो, मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मेरा हाथ पांव ठंडे हो गए थे। और तुम्हारे चेहरे का तासुर, क्या तुम सोते में अक्सर बोलते हो? नहीं, उसने झूठ बोला। बहरहाल इस तजर्बे ने मुझे तो हिलाकर रख दिया। मेरा ख्याल है कि यह खबर कल के प्रताप में भी छप जाएगी। सॉरी संजोक्ता, अब घर चले, मुझे माता जी की भी फिक्र है। वो कार में बैठ गए। कार स्टार्ट करते वक्त जफर के हाथ लर्ज रहे थे। वो गैब दिमागी से ड्राइव कर रहा था। एक बार तो उसे सुख सिग्नल की सुरख रोशनी का भी पता नहीं चला। एक्सीडेंट होते होते बचा। गाड़ी रोको, संजोक्ता ने कहा, मुझे ड्राइव करने दो। बाकी सफ़र में जो कुछ हुआ वो उसके बारे में सोचता रहा। फिर उसे एहसास हो गया कि अब उसे क्या करना है। उसे ये कदम फौरी तौर पर उठाना था। अगली सुबह वो दीपाली झील चला गया। उसने एक स्टेट अजनबी से रब्ता किया, स्टेट एजेंसी से रब्ता किया, किराए पर दिलवाती थी। एजेंट को कॉटेज की तलाश में कोई दुश्वारी नहीं हुई। इतना बताना बहुत काफ़ी था कि वो कॉटेज कुल जहानी हरिकश ने बनवाया था। अब वो कॉटेज मुरादाबाद की एक फैमिली के पास है। उसे अब तक किराए पर नहीं उठाया गया। वो लोग खुद ही सीज़न उस कॉटेज में गुजारते हैं। मां स्टेट एजेंट की आंखें उठी। आज 1 जून है, सीज़न शुरू हो चुका है। तमाम कॉटेज किराए पर उठाए जा चुके हैं। बहरहाल मेरे पास 1-2 कॉटेज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं, मुझे तो वही कॉटेज चाहिए, जफर ने कहा। पूरे सीज़न के लिए ना सही, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ किराए का हिसाब महीने का ही चलता है। उसकी फिक्र ना करो, मैं पूरे महीने का किराया दूंगा।